मुझे ये सब सामान्य ही लगा। मुझे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन पापा टूटे हुए लग रहे थे। मैं उनकी बाइक पर उनके साथ घर आया। दादाजी हमारे शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते थे। हम कार से खेतों के बीच से गुजरे। वो गांव मानो सीधे 90 के दशक से निकला हो। कुछ आदमी चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। औरतें सूखते कपड़े उतार रही थीं। कुछ लोग सड़क किनारे खड़े होकर सुट्टा पी रहे थे। गाड़ी जैसे ही गांव में दाखिल हुई, बीच में एक विशाल बरगद का पेड़ था। लोग उसके नीचे पत्ते पर सफेद देसी शराब पी रहे थे। घर पहुंचे तो भीड़ पहले से इकट्ठी थी। पापा सबसे बड़े थे, सब संभालना उन्हें ही था। जैसे ही पापा गाड़ी से उतरे, लोग उनकी तरफ ऐसे दौड़े जैसे कोई गरम समोसे बांट रहा हो। मैं भी उतरा और बैठने की जगह ढूंढने लगा। जैसे ही एक कुर्सी दिखी, मैं तुरंत जाकर बैठ गया। मैंने अपनी जैकेट से हाफ गर्लफ्रेंड निकाली और पढ़ने लगा। दुर्भाग्य से मेरी कुर्सी दादाजी के पार्थिव शरीर के ठीक पास थी। सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। कुछ लोगों ने रोना तक बंद कर दिया। फुसफुसाहटें मेरे कानों में पड़ी। ये लड़का पागल हो गया है, अपने दादा के अंतिम संस्कार में किताब पढ़ रहा है। मेरी बहन दौड़ती हुई आई। उसने मेरे हाथ से किताब छीनी और जोर से मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कहानी अभी भी मेरे दिमाग में चल रही थी। मैंने ऊपर देखा। पापा जोर जोर से रो रहे थे। मैंने उन्हें कभी इतना कमजोर नहीं देखा था। मैं उनके पास नहीं गया। माँ और बहन दादाजी के पार्थिव शरीर के पास रो रही थी, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रोया। इसके बजाय मैं टेंट के नीचे बैठी औरतों को देख रहा था। कुछ सहानुभूति के लिए रो रही थी, कुछ अपनी साड़ियों से चेहरा ढककर अपने भाव छिपा रही थी। अगला दिन। माँ, हम यहाँ से कब जा रहे हैं? तुम्हारे दादाजी की मृत्यु के 11 दिन बाद, उन्होंने जवाब दिया। माँ, बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ क्या करूँगा? मुझे बहुत बोरियत हो रही है। अम्मा, मैं बाबाई के साथ करीमनगर चला जाऊं? नहीं, तुम्हें यही रहना है। तुम्हें घर से बाहर जाने का भी अधिकार नहीं है। 11वें दिन तक यही रहो। लेकिन मैं यहाँ क्या करूं? बहुत बोरिंग है। तुम्हारे इतने सारे कजिन हैं, उनके साथ खेलो। मैं माँ को कैसे बताता कि अब मुझे इंसानों से जुड़ने में दिलचस्पी ही नहीं रही। हर बार जब मैंने किसी से दोस्ती करने की कोशिश की, मैं खुद को और भी अकेला महसूस करता रहा। भीड़ में भी मैं अलग थलग था। मेरा दिमाग हमेशा कहीं और भटकता रहता था, अलग अलग रास्तों पर। मैं बिस्तर पर लेट गया और झपकी ले ली। अचानक वो यादें लौट आईं। स्कूल वाली वो लड़की, वो कौन थी? उसने वो स्कूल क्यों चुना? उसकी मुस्कान के पीछे क्या कारण था? और मुझे क्यों लग रहा था कि वो मुझे प्यार के संकेत दे रही है? मैं इन यादों का क्या करूं? एक सपना मुझे घेरने लगा। हम एक पार्क में थे। मैं हावर्ड रॉक, आयन रैंड और कई दूसरी बातों पर बात कर रहा था। वो बस सुन रही थी, मुस्कुरा रही थी। अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं उलझन में था और मैंने खुद को 5 बार थप्पड़ मारे। यार, मैं उसकी ट्रांस में क्यों फंसता जा रहा हूं? मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ऐसा क्यों हूं? मेरे कजिन्स ने मुझे देखा और बिना वजह हंसने लगे। मैंने भी मुस्कुरा दिया और फिर से लेट गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आई। उसकी यादें बार बार मुझे परेशान कर रही थी। मैं उसके बारे में सपने देखने लगा, हालांकि मुझे पता था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। 5 दिन बीत गए। उसकी यादें मुझे बुरी तरह सताने लगीं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने फोन उठाया और मधुकर को कॉल किया। हेलो, मधु? हाँ विक्रम, कैसे हो? मैं ठीक हूं। यार, एक सवाल पूछूं? हाँ, पूछ। वो नई लड़की कौन है? कौन? कई लड़कियां आई हैं। वो आखिरी बेंच वाली। ओह, अनिका। मुझे उसका नाम नहीं पता था, लेकिन शायद वही थी।
मधु हंसा। क्या बात है यार, तुमने कभी किसी लड़की के बारे में नहीं पूछा? मैं मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। कहीं प्यार तो नहीं हो गया? मैं हाँ कहना चाहता था, लेकिन मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कोशिश भी मत करना यार। मुकेश उसके काफी करीब जा रहा है और वो भी उससे अच्छे से बात कर रही है। मेरा दिल ऐसा लगा जैसे उस पर एक टन वजन रख दिया गया हो। मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं अलग महसूस करने लगा, जैसे कोई दिल टूटा हुआ लड़का। हम्म, अच्छा है, मैंने जवाब दिया, खुद को बेपरवाह दिखाने की कोशिश करते हुए। और कुछ जानना है? नहीं यार, बस बात करनी थी। चाचा चाची कैसे हैं? ठीक है। ओके, बाय। हाँ, बाय। मैं उस दर्द को सह नहीं पा रहा था। मुझे वहां होना चाहिए था। इस अंतिम संस्कार ने मेरा मौका छीन लिया। मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रही है, बस बदकिस्मत। कक्षा 5। पिछले 6 दिन मेरी जिंदगी के सबसे कठिन दिन लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल टूट गया हो। हालांकि मैं कभी उसके साथ रिश्ते में भी नहीं था। उसकी यादों से मैं भाग नहीं पा रहा था। वे मुझसे ऐसे चिपकी हुई थीं, जैसे कोई अदृश्य बोझ जिसे मैं उतार नहीं सकता। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था कि अचानक सामने वही आ गई। जैसे ही वो नीचे उतर रही थी, उसकी मुस्कान ने मेरे दिल को भर दिया। उसकी आंखें तेज थीं और मुझे लगा जैसे कोई ठंडा तरल मेरे शरीर पर गिर गया हो और मैं वहीं जम गया। मैं क्लास में गया और देखा कि मुकेश मेरे पास बैठा है। मैं उसे कैसे बताता कि मुझे अनिका पर क्रश है? नहीं, अगर उसने उसे बता दिया तो? मुझे खुद को संभालना था, आगे बढ़ना था। लेकिन हर बार जब कोशिश करता, लगता जैसे मैं कुछ जरूरी खो रहा हूं। फिर वो क्लास में आई, मुस्कुराते हुए। इस बार उसने मुकेश की तरफ उसी मुस्कान से देखा और मुकेश भी मुस्कुरा दिया। क्लास टीचर डायरी का ढेर लेकर आई और अनिका को बांटने के लिए बुलाया। वो एक एक कर सबको डायरी देती जा रही थी। जब वो मेरी बेंच तक पहुंची, उसने पहले मुकेश को डायरी दी, फिर एक पल के लिए मुझे देखा। उसकी आंखें तुरंत हट गईं, जैसे मैं कोई अपराधी हूं जो अभी अभी जेल से छूटा हो। मैं समझ नहीं पा रहा था हमारे बीच क्या हो रहा है। मैं ठुकराया हुआ महसूस कर रहा था और बहुत चोट लगी। टीचर चली गईं और चूंकि मैथ्स टीचर नहीं आई थी, मुझे अगला पीरियड संभालना था। मैंने चौक उठाई